सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड हाँ, आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि सीबीटी में अच्छा स्कोर कैसे गेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी अपना एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था। मैंने भी अपनी कुछ प्लानिंग की थी, अपने कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई थी, तो वो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोगों को किस स्ट्रेटजी से पढ़ना चाहिए जिससे हमारे सीबीटी में जो है वो मार्क्स अच्छे आए और हम लोग अपना फाइनल स्टेज तक पहुंच सकें। इतने मार्क्स लाने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी होगी। ओके, यस, एज अब हम लोगों का स्किल टेस्ट हो चुका है। एसएससी स्टैंडर्ड 2024 का जो प्रोसीजर है एग्ज़ामिनेशन का वो ख़त्म हो चुका है। अब बस उसका रिज़ल्ट एंड जॉइनिंग रह गई है। अब जिन बच्चों ने भी 2024 दिया था उन्हें पता होगा कि उनका सिलेक्शन उसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और बच्चों ने डिसाइड भी कर लिया होगा कि उन्हें 2025 की तैयारी स्टार्ट करनी है या नहीं। और जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो लोग भी अभी से ही मैं ये कहूँगी कि रेडी हो जाए अपने 2025 के एग्ज़ामिनेशन के लिए, बिकॉज जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है गाइस। आप लोगों को अभी से रेडी होना पड़ेगा फॉर एवरीथिंग, चाहे वो सीबीटी हो चाहे वो स्किल टेस्ट हो। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीटी को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एंड स्किल टेस्ट के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। ओके, यस, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि मेन हमारा सिलेबस क्या होता है। 200 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन में आते हैं। इसमें से 100 क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश के होते हैं, 50 क्वेश्चंस आर ऑफ रीजनिंग एंड 50 क्वेश्चंस आर ऑफ जीके, जीएस एंड जनरल अवेयरनेस, ऑल ऑफ दैट। ओके, अब हम लोगों को जो पढ़ाई करनी है ना गाइज, वो भी मार्क्स के अकॉर्डिंग करनी है। मतलब 100 मार्क्स की अगर इंग्लिश है हमें उसको टाइम भी ज़्यादा देना है, और 50-50 मार्क्स के दोनों अदर सब्जेक्ट्स हैं जो कि है रीजनिंग और जीए। हमें उन्हें उसी हिसाब से टाइम देना है जिस हिसाब से सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। ओके, 200 क्वेश्चंस होंगे, 100 इंग्लिश, 50 रीजनिंग एंड 50 जनरल अवेयरनेस, और 1 मार्क्स फॉर ईच। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया आपके 0.25 मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। ओके, अब ये था कि सिलेबस क्या है। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगी कि मैं पढ़ाई कैसे करती थी, मेरा शेड्यूल क्या रहता था। ओके, सबसे पहला, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ एसएससी की ही नहीं, आप किसी भी A to Z एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपको अपने डेली टारगेट्स फिक्स करनी है कि आप लोगों को ये चीज़ पढ़कर ही सोनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा नहीं है कि आपको टारगेट्स बहुत हाई सेट करनी है या फिर इतना आप टारगेट में रख लो कि आप कर ही नहीं पाओ। आपको स्टार्ट करना है थोड़े से, पहले आप अपने 2-3 टारगेट्स क्रिएट करो, देन उसको इंक्रीज़ करो एंड उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चों को लगता है 7-8 घंटे पढ़ाई करने से एग्ज़ाम क्लियर होता है। गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके माइंड को फ्रेश भी होना होता है। आपको शेड्यूल इसी हिसाब से बनाना है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ पूरे दिन पढ़ रहे हो, बिकॉज ऐसे पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। आपको अपना थोड़ा माइंड भी फ्रेश करना है बीच में और फिर पढ़ाई करनी है। ओके, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, शेड्यूल क्रिएट करना है। आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप डेट्स डाल लें कि आपको इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये काम करना है। मैं भी यही करती थी, मैं डेली अपना शेड्यूल क्रिएट कर लेती थी। अब बात कर लेते हैं, जैसे हम लोगों के 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि डेली का एक सब्जेक्ट लेना है कि आज इंग्लिश कर ली, फिर नेक्स्ट डे रीजनिंग, फिर नेक्स्ट डे जीएस। नो, ऐसा नहीं करना है। आपको डेली तीनों जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट्स से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लेकर पूरे दिन पढ़ना है, ऐसे पढ़ाई नहीं की जाती है। ओके, मान लीजिए इंग्लिश को लेना है, तो इंग्लिश का कोई भी आपको टॉपिक ले लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक्टिव पैसिव ले लेने हैं, एंड उसके बाद रीजनिंग में भी आपको एक चैप्टर ले लेना है, एंड देन आपको एक जीएस के बारे में भी कुछ ना कुछ पढ़ना ही है। मतलब डेली आपको तीनों सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ पढ़ना ही है। ओके, अगर आप ऐसा करोगे ना कि डेली का एक सब्जेक्ट, हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो जाते हैं, हमारा माइंड थोड़ा स्टक हो जाता है। ओके, आपको डेली तीनों सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, पढ़ना कैसे है, बच्चों के मन में ये आता है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। गाइज, अगर हम इंग्लिश की बात करें, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप कोई बुक परचेज़ कर सकते हो या फिर आप कोई भी बैच परचेज़ कर इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, आपको क्या करना है, पहले आपको सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करना है, उनके रूल्स देखने हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो ठीक है ना, आपको उनकी रूल्स लिखने हैं, एटलीस्ट उन रूल्स को 2 से 3 बार रिवाइज़ करना है। एंड हाँ, अगर आपका ये सब कुछ हो चुका है, आपने रूल्स वगैरह सब कर रखे हैं, आप पेपर देने के लिए रेडी हैं, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है,
सो आपको क्या करना है, आपको डेली एक चैप्टर लेना है, उस चैप्टर के रूल्स पढ़ने हैं एंड देन आपको उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ओके, वो आप क्वेश्चंस कहीं से भी लगा सकते हो, आपके पास कोई भी प्रैक्टिस बुक हो आप उससे क्वेश्चंस लगा सकते हो। मैं किरण की बुक से क्वेश्चंस लगाती थी बिकॉज उसमें जो नंबर्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो डेली प्रैक्टिस करने में हमें आसानी रहती है। ओके, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे रूल्स पढ़ पढ़ के, और ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और ये नहीं करना है कि सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लिया, नो, आपको हर टॉपिक को एटलीस्ट 2 से 3 बार इन 5-6 महीने में जितना भी आपका एग्ज़ाम का टाइम बचा है उस सबको रिवाइज़ कर लेना है। ओके, अब इंग्लिश में और क्या होता है, मेन जो हमें एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और ईडियम्स होते हैं ये हमें याद करने होते हैं। सो अगर आपके पास कोई भी बुक है, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं एक बार याद कर लिया दैट्स इनफ। नहीं गाइस, एक बार याद करने से कुछ नहीं होता है। आपके पास जो भी बुक है A to Z, कोई सी भी बुक है, आपको उस बुक कि ईडियम्स, सिनोनियम, एंटोनियम्स या कोई सा भी चैप्टर की प्रैक्टिस जो है, चाहे वो इम्प्रूवमेंट हो, एरर्स हो, उन सबको आप बार बार कीजिए। ओके, डेली टारगेट्स बनाइए अपने कि इतने इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर से करने हैं एंड उनको रिपीट कीजिए। एक बुक को एक बार करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको बुक को एटलीस्ट 2 से 3 बार करना पड़ेगा, जिससे आप थोड़े अच्छे से पेपर को दे पाओ, थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाओ कि हाँ भाई इसमें तो ये रूल लग रहा है या फिर इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के लिए हम और क्या कर सकते हैं, सो हमको देने हैं मॉक टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। मॉक टेस्ट देना है सो इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को मॉक टेस्ट देनी ही देनी है। उसके बाद आपको अगर ये जानना है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ते हैं, उसके लिए भी एक अलग वीडियो आएगी, आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। सो सबसे पहले हम बिगनर्स के लिए बात कर लेते हैं। सो गाइस, अगर आप बिगनर हो, सो सेम फॉर, जैसे कि इंग्लिश में मैंने कहा कि आप चैप्टर वाइज पहले पढ़ो कहीं से भी, चाहे आप उसे यूट्यूब के किसी भी चैनल से पढ़ो या फिर आप कोई बैच लेके पढ़ो, बट पढ़ो। ओके, सो उससे क्या होता है कि हम एक बार हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली है क्या, चैप्टर्स क्या हैं। ओके, आप एक बार टीचर्स से पढ़ो, उसके बाद आप सेल्फ उस चीज़ को पढ़ो, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस करो। सो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है, आप वो क्वेश्चंस बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। और प्लीज़ रीजनिंग के लिए अपना माइंड थोड़ा एक्स्ट्रा यूज़ करें, बिकॉज ऑब्वियसली रीजनिंग इतनी ईजी एग्ज़ाम में नहीं आती है, आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। एंड हाँ, आपको इसके भी मॉक देने चाहिए। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि एसएससी एक्चुअली किस पैटर्न पे रीजनिंग के क्वेश्चंस दे रही है। जब आपको मॉक देते देते एक टाइम पे पैटर्न पता चल जाएगा ना, तो आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दी कर पाओगे, आपकी रीजनिंग की स्पीड जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, जो आपको बहुत हेल्पफुल होता है, चाहे आपको वो रीचेक करना हो, चाहे आपको अपने किसी और पोर्शन के लिए टाइम बचाना हो। ओके, अब आते हैं जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस पे। सो गाइस देखो, जनरल अवेयरनेस जो है वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, आप उसे मतलब पढ़ने में भी टाइम लगता है, और मेरे को तो बहुत बोरिंग लगती थी। अब मेरे को आप लोगों का नहीं पता, कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगती है। सो गाइस, आप लोगों को क्या करना है, पहले उसकी थ्योरी जो है फॉर ईच सब्जेक्ट, मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया था कि क्या दी केमिस्ट्री बायोलॉजी से काम चल जाएगा क्या, इकोनॉमिक्स एंड सब पढ़ना पड़ेगा। सो येस गाइज, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। वी डोंट नो कि जीएस में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर भी उठाकर देख सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता है कि हमें कंफर्म हो कि वहीं से आ जाएगा या सिर्फ ये पढ़ लो ये इनफ है। सो ऐसा नहीं होता है, आपको सारे सब्जेक्ट्स को एक बार गो थ्रू करना चाहिए। ओके, उसके बाद और अच्छा हम क्या कर सकते हैं जीके जीएस में, तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर जीके जीएस के पेपर्स देखने हैं और उसमें वो टॉपिक्स देखने हैं जो बिल्कुल आते ही आते हैं। आप देख सकते हो कि जैसे सेंसर से एक टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, रिवर सिस्टम से आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आते हैं। सो आप इन टॉपिक्स को एक जगह नोट डाउन कर लो और अपने शेड्यूल में डाल लो, मतलब डेली का एक टॉपिक आपको वो कवर करना है। ओके, और इसके भी आप मॉक टेस्ट लगाओ, बिकॉज मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल रहते हैं आपको एग्जामिनेशन में, मतलब पता चलता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। ओके, सो ये सब तो था कि आपको सीबीटी में मार्क्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजी रख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि मुझसे बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि दी हमने सब सब्जेक्ट्स को गो थ्रू भी कर रखा है, हमें सबके रूल्स भी याद है, मगर जब हम पेपर देते हैं तो हम लोगों से होता ही नहीं है। सो गाइस, ये जो है ये है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप लोगों को, अगर आपने इंग्लिश के सारे रूल्स कर रखे हैं, सो आप लोगों को अब क्या करना है, मेन आपकी है प्रैक्टिस। ओके, आपको चाहे वो आप कोई भी प्रैक्टिस बुक ले सकते हो, मैं किरण से करती थी।
बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। बहुत से बच्चे उस बुक को देख कर डर जाते हैं कि अरे इतनी मोटी बुक कैसे करेंगे। गाइज़, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा। एंड वो बुक मुझे इतनी पसंद है बिकॉज क्या होता है, जब उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो जो मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर एरर से एक क्वेश्चन है, सो अगर मैंने उसे आज पढ़ा है तो वो कुछ दिनों बाद रिपीट हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस उसमें इतने सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा। सो इस चीज़ को आप समझिए कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा जो है रिज़ल्ट ला पाएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ आपने मॉक टेस्ट दे लिया या नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी इंग्लिश हो या रीजनिंग हो या जीके जीएस हो, तब जाकर ही अच्छी होने वाली है। एंड आपको डेली पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। आप लोगों को अपना एक शेड्यूल मेंटेन करना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जिससे कि हम लोगों का ना एक रिदम बना रहता है पढ़ने का कि हाँ हमें ये पढ़ना ही है। ओके, सो गाइज, इस पूरी वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि कैसे पढ़ना है, एक्चुअली हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना चाहिए। ये वीडियो मेन थी तो एसएससी स्टेनोग्राफर्स के लिए ही, बट अगर आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आपके एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उनको उसी हिसाब से टाइम दीजिए जिस हिसाब से आप लोगों को मार्क्स की वेटेज है। बिकॉज़ अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को उसके मार्क्स से ज़्यादा टाइम दे रहे हो, सो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगर आप इस प्लानिंग से पढ़ाई करते हो, सो आई एम श्योर कि आपको अपनी प्रोग्रेस दिखेगी गाइस। ओके, सो जैसे कि ये स्टडी प्लानर था कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है। अब इसके बाद अगर आप लोगों को एक डिटेल्ड वीडियो भी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके साथ अपना एक्चुअल डेली शेड्यूल शेयर करना पसंद करूँगी कि मैं एक्चुअली में उन 3 सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करती थी और कैसे कैसे टॉपिक्स को उठाती थी। अगर आप लोगों को ये भी जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। ओके, एंड हाँ, एसएससी स्टेनोग्राफर्स स्किल टेस्ट को भी साथ में लेकर चलना है, शॉर्ट हैंड को भी साथ में लेकर चलना है, और इसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो आएगी कि हम स्टेनो और सीबीटी को साथ में लेकर कैसे चलें और स्टेनो को कैसे अच्छा करें फॉर एग्जामिनेशंस। सो थैंक यू एवरीवन।